हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे मंथली। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। हम लोग मैं सोर्स बता देता हूँ। हम लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, वाजीराम का मंथली मैगजीन, दृष्टि का, एडिटोरिया का, जी के जो भी प्रोमिनेंट मैगज़ीन है या फिर न्यूज़पेपर है, हम लोगों ने सबको कंपाइल करके इस पीडीएफ को बनाया है। तो आप इस पर सोली रिलाई कर सकते हैं फरवरी का करंट अफेयर्स के लिए, मतलब जो भी मंथली करंट अफेयर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं 10 सेकंड आपका और लूँगा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, पैरेलली हम लोग बिहार स्पेशल और बिहार का करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं 70th बीपीएससी के लिए, और दोनों सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार का करंट अफेयर्स में हम लोग जैन 2024 तक का कवर कर लिए हैं, सितंबर से पूरे एक साल का कवर करेंगे, और बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कवर कर लिए हैं। ठीक, तो हम लोग का ये स्कीम है, इतना एक साथ पैरेलल लेक्चर सारा चल रहा है। तो आप जुड़िए और लेक्चर देखिए और इन्जॉय कीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहाँ से, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। लेक्चर हम लोग का काफ़ी इंजरिज है। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको लेक्चर देखने से ही पता चल जाएगा कि क्वालिटी आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ भी देखिएगा तो आपको क्वालिटी मिल जाएगा। हाँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप जितने भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ है, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, बिहार स्पेशल के पीडीएफ, और साथ ही साथ हम लोग जो भी पीवाईक्यूज हैं बीपीएससी के, हम लोग वो भी कवर कर रहे हैं। तो आप पीवाईक्यू लोग डेली प्रैक्टिस करवाते हैं ग्रुप में और चैनल पे, तो आप जाके वहाँ जुड़िए। कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जुड़िए। वीडियो देख लीजिए पहले, फिर आप चले जाइएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ऑलरेडी 2 मिनट हम लोग का बर्बाद हो चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, ये वीवीआई लगा लीजिए। वीवीआई अब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जजमेंट हम लोग समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था क्या। अगर वो आप समझ लीजिएगा तो आपको जजमेंट इजीली समझ में आएगा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म किया, स्टक डाउन किया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था, तो इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड था ये, और मनी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड होता है ना, जो फिर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उसको मनी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म को कैपिटल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये मनी इंस्ट्रूमेंट था जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज था उसको डोनेशन देने में काम करता था। ठीक, इस पर कोई कैप नहीं था। कैप इन द सेंस कि इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। अब देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं तो ये डोनेशन फ्री था, मतलब टैक्स फ्री था। अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कौन होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, वैसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर 1951 के अंदर, रोपा के अंदर, और जो कि लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% वोट जिसे मिला है, ये ध्यान रखिएगा डेटा, जिसे लास्ट इलेक्शन में इलेक्शन या तो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो, इसमें अगर 1% वोट से ज़्यादा मिला है तो वो एलिजिबल होगा इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए, ठीक, रिसीव करने के लिए। अब डोनेशन में दिया जाता था, तो देखिए जैसे कि ये 1,000 में दिया जाता था, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये देखिए, बीपीएससी कभी कभी पूछ देता है ऐसे, आपको एग्जैक्ट नंबर पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता था, ये ध्यान रखिएगा। और जब 15 दिन का मतलब से बॉन्ड इशू हुआ, ठीक, बॉन्ड इशू हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर आपको बॉन्ड को भंजा लेना है, मतलब लोकल भाषा में समझिए तो मतलब इनकैश कर लेना है 15 डेज के अंदर। अगर आपने इनकैश नहीं किया तो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा, इसका पैसा, ये ध्यान रखिएगा, पीएम रिलीफ फंड में चला जाता था। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टक डाउन किया, ये ध्यान रखिए। अब जिन लोगों ने ये बॉन्ड खरीद रहा है, ठीक, अब इसका डेटा सिर्फ एसबीआई के पास होगा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता है। ठीक, अब एसबीआई के पास है तो एसबीआई के पास डेटा है, तो मतलब गवर्नमेंट डेटा को कभी भी निकाल सकती है कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया। तो और दूसरी बात, अगर आप वोट कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसका पैसे कहाँ से रहा है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 के तहत है, ये वायलेट हो रहा है। ठीक, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें, देखिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ये बहुत बेहतरीन काम करती है
पॉलिटिकल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 जज बेंच था, ये ध्यान रखिएगा, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। देखिए कभी कभी बीपीएससी जज का नाम पूछता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक एग्ज़ाम में बीपीएससी ने ये बीपीएससी का एग्ज़ाम में क्या किया था कि वो जज का नाम पूछ लिया था, राम जन्मभूमि वाला जो केस था उसका। तो हम लोग जज का नाम जल्दी से देख लेते हैं। एक तो डीवाई चंद्रचूड़ थे जो कि सीजीआई हैं हमारे, दूसरे हैं संजीव खन्ना, दूसरे थे, तीसरे हैं बीआर गवई, चौथे हैं जेवी पारदीवाला और चौथे हैं मनोज मिश्रा। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब स्टेप डाउन क्यों किया? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा था। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना में आपका हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं, हाल में मेयर का इलेक्शन था, जो चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वेश्चन किया। अब आर्टिकल 142 के अंदर, क्या आर्टिकल 142 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट इसे तब इन्वोक करती है जब वो नेचुरल जस्टिस, ध्यान रखिए, जस्टिस के लिए, मान लीजिए कि जैसे राम जन्मभूमि जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था जस्टिस दिलाने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जस्टिस दिलाने के लिए मान लीजिए सबूत इनफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये पक्ष सही है, तो वो आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकता है कंप्लीट जस्टिस के लिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो आपका और बीजेपी का था, उसमें जो मेयर 2 पार्टी था, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको जीत घोषित कर दिया गया था। उसमें कुछ था कि जो मेयर था वो कुछ इलेक्टोरल जो क्या बोलते हैं चिट्टा जो होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। तो ये इसका केस में जाएगा नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 142 इसमें इंपॉर्टेंट है। सी केयर एक पोर्टल है, कोल माइंस का है, कैम्फो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। इसमें है क्या कि जो भी रिकॉर्ड्स है कोल का सबको डिजिटलाइज करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा किसके रिलेटेड है, तो कोल्स माइंस से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ई जागृति पोर्टल, अब ये जागृति पोर्टल किसका है? कंज्यूमर अफेयर्स का, ये ध्यान रखिए, कंज्यूमर अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है। अब इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड सिंपलर, फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब कि जैसे जो भी जैसे एक कोई कंज्यूमर है और कोई रिटेलर है, इसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है सारा, अब इस चीज़ के लिए ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया। लॉन्च कौन किया? ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर अफेयर। अब देखिए नाम से ही पता चले, अब कंज्यूमर अफेयर से लॉन्च किया तो ये कंज्यूमर के लिए लॉन्च किया गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मराठा रिजर्वेशन बिल 2024 में ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को 10% जो आरक्षण था जॉब, नौकरी और जो शिक्षण संस्थान है उसमें देने के लिए लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 10% आरक्षण के लिए था। देखिए उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पहला भारत का स्टेट बन गया है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद पहला भारत का स्टेट बना है जो कि यूसीसी लाया है। देखिए गोवा इससे पहले था, लेकिन गोवा क्या है कि पोर्टुगीज़ के टाइम में, इसमें बहुत पहले से ही था गोवा में। आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो कि यूसीसी लाने वाला, ये ध्यान रखिएगा, यूसीसी लाने वाला आज़ादी के बाद पहला कौन बना है? तो उत्तराखंड, गोवा पहले से ही था। और डीपीएसपी जो यूसीसी है वो डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में है, ठीक, आर्टिकल 44 जब आप देखिएगा तो वहाँ पे डीपीएसपी में पार्ट 4 में है डीपीएसपी, वहाँ पे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूसीसी, ठीक। देखिए पॉलिटिकल का साइंस का हो गया कंप्लीट। हम लोग आईआर का देखते हैं। अभी देखिए ब्रिक्स बहुत न्यूज में रहा है, ठीक, हम लोग ब्रिक्स देखिए डिटेल में भी कवर करेंगे ब्रिक्स। अब न्यूज में क्यों हो रहा है कि हाल में ही जो 5 मेंबर हैं वो मतलब जुड़े हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन 5 मेंबर अभी हाल में ब्रिक्स में जुड़े। अर्जेंटीना भी जुड़ा था लेकिन वो विड्रॉ कर लिया, अर्जेंटीना भी जुड़ा था लेकिन वो क्या किया है कि विड्रॉ कर लिया है, जो उसका अभी नया प्रेसिडेंट जो बना है वहाँ का वो। अब देखिए ब्रिक्स जो एक्रोनिम है BRICS, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देखिए इसका नाम कौन कॉइन किया था, मतलब नाम दिया कौन था? तो जिम ओ'नील एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने दिया था। और इस सबसे पहले से ब्रिक बोलते थे, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका जुड़ा है कब? तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है, ठीक। इससे पहले 4 ही था, तो ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था, लेकिन साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, ये 2001 में। अब फर्स्ट ब्रिक समिट कहाँ हुआ था? तो ये किन्सनबर्ग में हुआ था, रशिया में हुआ था, 2009 में हुआ था पहला समिट, ये ध्यान रखिएगा, 2009 में हुआ था। और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया। तो ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, IMF को काउंटर करने के लिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये संघाई में है। और ये किसका है? तो ब्रिक्स का ही है, ठीक।
एक कंटिजेंट रिजर्व है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए ये आया कब था, तो 2014 में आया था ब्राज़ील में। फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन हुआ था ब्राज़ील में, उसके तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किसे, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को। न्यू डेवलपमेंट बैंक है किसका, तो ब्रिक्स का है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो शंघाई में है। और कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2014 में किया गया था, फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इकोवास, देखिए इकोवास क्या है, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। अब ये क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ही जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री का। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि कुछ अभी अफ्रीका में कुछ जो कंट्रीज है वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है, जैसे जो हम लोग जुंटा बोलते हैं, जनता। तो बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन तीनों ने विड्रॉ किया है इकोवॉस से, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नाइजर में क्या हुआ था, 2001 में वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको हटा करके मिलिट्री प्रशासन ले आया था। बुर्किना फासो में भी सेम, और माली में 2020 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। माली में 2020 में हुआ था और नाइजर में 2021 में हुआ था, बुर्किना फासो में 2022 में हुआ था, ठीक। ये हम लोग देखा। और ये 15 कंट्री का ये है, ये 15 कंट्री देखिए यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये 15 कंट्री, यही 15 कंट्री है। अब ट्रीटी ऑफ लागोस 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे, इकोवॉस को, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी देखिए आजकल बीपीएससी क्या करता है कि थोड़ा सा डिटेल में जाता है, आपसे ये नहीं पूछा। अब ये देखिए एक ऑप्शन आपको रहेगा किसने किसने विड्रॉ किया, लेकिन दूसरा रहेगा कि इकोवॉस है क्या, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अबूजा नाइजीरिया में है। और इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस भारत का 2004 से भारत का ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक। देखिए मेंबर कौन कौन सा है, तो बेन है, बुर्किना फासो हम लोगों ने देखा था अभी विड्रॉ जो किया है, काबो वेर्डी है, कोटे डिवोर है, गैम्बिया है, गाना है, ये सब मेंबर है। आप लोग देख लीजिएगा मेंबर, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, अब इतना हर एक मेंबर को पढ़ने का। देखिए मिशन अपसाइडस, इसका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेड सी है, रेड सी में भी हम लोग देखा था कि जो हौटी रिबल्स है यमन का, वो जो भी वहाँ से शिप जा रहा था उसे अटैक कर रहा था, तो उसी को काउंटर करने के लिए मिशन स्पाइडस चलाया। और किसने चलाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन का, ये ध्यान रखिएगा। आपको देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में दे देगा रसिया, ऑप्शन में दे देगा रसिया नहीं, ऑप्शन में दे देगा आपको इजराइल, ऑप्शन में आपको दे देगा यूएसए, ऑप्शन में आपको दे देगा इंडिया, तो आप वहाँ से कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन चलाया कौन है, तो यूरोपियन यूनियन चलाया है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, सब में वीवीआई लगाते जाइएगा। अब देखिए मोदी जी अभी हाल फिलहाल ही यूएई गए थे, ठीक। अब इनका ये 7वां विजिट था, ये ध्यान रखिएगा। जब मोदी जी यूएई गए तो वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया कि जो भाई भारत का यूपीआई है और वहाँ यूएई का एएनआई है, अब इन दोनों को इंटरलिंकिंग करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। उसके साथ ही साथ जो रुपए है उसका और जाइवन जो यूएई का है उसको इंटरलिंकिंग करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। ये दोनों देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अहलन मोदी एक जैसे जहाँ भी मोदी जी आते हैं तो ऐसे हाउडी मोदी होता है, उस तरह से अहलन मोदी हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। जो भी भारत के वहाँ भारत के लोग हैं जो रहते हैं यूएई में, डिसाइड करते हैं, तो उन लोग के साथ हुआ था, ठीक। फिर 2014 फरवरी को फिर मोदी जी जो है बोचस्वानी श्री अस्कर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान मंदिर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बैप्स, BAPS, ये ध्यान रखें, BAPS मंदिर का इनाग्रेशन में जाते हैं। और ये देखिए जो BAPS मंदिर है ये पहला हिंदू स्टोन टेम्पल है अबू धाबी का, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि पहला स्टोन टेम्पल है। अब ये है क्या, बैप्स जो है वो क्या है, ये स्वामी नारायण संप्रदाय एक वैष्णव सेक्ट है, उसका टेम्पल है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 7 शिखर है, 7 शिखर है, 1 2 3 4 5 7। अब ये सातों शिखर जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 7 एमिरेट्स, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ गया, हाँ 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 7 एमिरेट्स बीपीएससी पूछ चुका है, 69 बीपीएससी में 7 एमिरेट्स बीपीएससी पूछा है, कौन कौन सा एमिरेट्स इसमें है। अब देखिए है कौन कौन सा, मैं नाम बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पीडीएफ में। अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमन है, अल ग्वाविन है, रश अल खामे है, और एक और कौन है, सॉरी एफ नहीं एफ फुजा रे है, ये ध्यान रखिए। ये 7 है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक। अब ये नागरा शैली बनाया गया, इसका जो नागरा शैली हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ते हैं,
पिंक स्टोन राजस्थान से लाया गया। तो क्वेश्चन पूछा कि पिंक स्टोन कहाँ से लाया गया, तो राजस्थान से लाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही जो कतर था, 8 इंडियन नेवी जो जिनको स्पाइनोज में पकड़ करके फांसी की सजा दे दिया गया था, उसे रिलीज किया है, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो ग्रीस के पीएम हैं, ग्रीस के पीएम भारत दौरे पे आए थे, ये भारत के दौरे पे आए थे, किरियाकोस मित्सोकिस, किरियाकोस मित्सोकिस भारत दौरे पे आए थे और ये चीफ गेस्ट थे 9th राइसीना डायलॉग। जैसे राइसीना डायलॉग भारत में होता है, वैसे ही सांग्रीला डायलॉग कहाँ होता है, तो सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग। वैसे ही राइसीना डायलॉग होता है जहाँ पे जितने भी फॉरेन मतलब जो भी फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं सब डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, ठीक। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, तो न्यू दिल्ली में होता है। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, तो ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे ऑर्गेनाइज करती है। और इस साल का थीम क्या था, तो चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 4C इसमें है, ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए मेंस में भी यूज कर सकते हैं ये सब, ये ध्यान रखिएगा। जियाकंग बॉर्डर, देखिए ये एक टाइप का विलेज है जो चाइना क्रिएट करती है बॉर्डर के पास। ये एक टाइप का विलेज है जो चाइना क्रिएट करती है बॉर्डर के पास, ये ध्यान रखिएगा। जिसको वेल ऑफ विलेज मतलब इसका वेल ऑफ विलेज का मतलब जो विलेज होता है उसमें बहुत तरह के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और ये बॉर्डर के पास होता है। जैसे इंडिया का जो, जैसे भारत है, ये भारत है, तो ये इंडिया इधर है, इधर चाइना है, तो यहाँ पे ये विलेज क्रिएट कर रहा है, ठीक। वेल ऑफ विलेज है, बहुत अच्छे तरीके से विलेज होता है। अभी हाल में UPI ने श्रीलंका और मॉरिशस में अपना सर्विस लॉन्च किया, UPI को लॉन्च किया। ऊपर हमने देखा था कि UAE के साथ UPI वहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो अभी हम लोग देखते हैं UPI कहाँ कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, तो UAE में किया जाता है, फ्रांस में किया जाता है, मॉरिशस में किया जाता है, श्रीलंका में किया जाता है, सिंगापुर में किया जाता है, भूटान में किया जाता है, नेपाल में किया जाता है और मलेशिया में किया जाता है। ये देखिए फरवरी का करंट अफेयर्स है, तो हम लोगों ने इतना कंट्री में भी किया जाता है। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए फिर कोई कंट्री बढ़ता है और बहुत चांस है कि बढ़ेगा, तो हम लोग आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा उसमें कवर कर लेंगे। अभी के लिए UAE, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मलेशिया, इतने देशों में UPI एक्सेप्ट किया था, वहाँ पे लॉन्च किया गया। अब UPI बनाया कौन है, तो NPCI बनाई गई। NPCI कौन है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 2016 में लॉन्च हुआ। देखिए थोड़ा सा आपको स्टैटिक जो पोर्शन हम लोग वो भी कवर कर रहे हैं इसके साथ साथ। अब NPCI क्या है, अगर BPSC पूछ देता है, एक इनिशिएटिव है RBI क्या है और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही 7वां कॉन्फ्रेंस हुआ है ओशन, जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस था उसका 7वां एडिशन हुआ है। और कहाँ हुआ था, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसका थीम क्या था, थीम था टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये ध्यान रखिएगा। थीम देखिए पूछता है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं जयशंकर जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इंडियन ओशन रीजन जो है वो आता कहाँ से, तो ये देखिए, अब इधर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे भारत है, इधर अफ्रीका है, इधर अरब ये है सऊदी UAE सऊदी अरबिया। तो ये जो एरिया पूरा है, मैं इसे कलर कर देता हूँ, ये जो एरिया पूरा है, ये एरिया इसको बोलते हैं इंडियन ओशन, पूरा इंडियन ओशन है ये, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आपसे इंडियन ओशन का डेफिनेशन ही पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछे तो ये साउथ अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्ट कोस्ट हो गया, इंडिया का ये साउथ हो गया, और इधर तो ये एरिया जो है ये इंडियन ओशन है। अब जैसे देखिए वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट है ये, और ये अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है ये। तो इंडिया देखिए, अब एक का वेस्ट दूसरे का ईस्ट हो सकता है। इंडियन ओशन का ये ईस्टर्न पार्ट है, तो अफ्रीका का ये वेस्टर्न कोस्ट है, और अरबियन जो पर्शियन उपगल्फ हम लोगों ने ऊपर देखा, और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये साउदर्न टिप ऑस्ट्रेलिया का ये डेफिनेशन, ये देख लीजिएगा। देखिए ये वैसे भी लॉजिकली आपको पता होना चाहिए ये चीज़, आप मेंस में यूज कर सकते हैं अगर इंडियन ओशन पे, या फिर इंडिया का अगर इंडियन ओशन में रोल का अगर आता है तो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंचन जोन, ये यूरोप में है। अब ये क्या है ना कि वीज़ा फ्री विलेज है, सॉरी वीज़ा फ्री एरिया है, ठीक। यूरोपियन का देखिए यहाँ पे 27 है, फरवरी में 27 था लेकिन अब 29 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। जो कि बॉर्डर खत्म कर दिया, आप वीज़ा फ्री है, आप जा करके ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया जो कलर है वो पूरा सिंचन जोन में आता है। अब इसका नाम देखिए कहाँ पड़ा, ये लग्जमबर्ग में एक विलेज है, और वहाँ पे फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के पास एक विलेज है, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो वहीं से उसका नाम पड़ा है
इस विलेज का नाम पड़ा। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि साइन कब हुआ था, 1985 में साइन हुआ था। शुरुआत में ये 6 जो यूए के फाउंडिंग मेंबर थे उन्होंने साइन किया था। फिर अब जो पूरा यूरोपियन यूनियन है पहले अभी अभी देखिए फरवरी में हम लोग इसका करंट अफेयर तो वहाँ पे 27 ही था, लेकिन अभी के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कब कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड हम लोग अगस्त कर रहे हैं, 13 अगस्त को कर रहे हैं, तो ये 29 हो गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग वो वन लाइनर देख लेते हैं। हागे गेनगो, ये अभी हाल में ही जो नामीबिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भारत में जो चीता जो री इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें इनका बहुत योगदान रहा था, ये ध्यान रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही जाम्बिया में कोलेरा फैला था, तो भारत वहाँ असिस्टेंट हुआ था। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पूछा डॉक्टर हेग गेनगोबो कहाँ के प्रेसिडेंट थे जो हाल में पास हुए थे, नामीबिया के थे। कोलेरा कहाँ अभी बहुत ज़्यादा अफ्रीका कंट्री में फैला है, जहाँ भारत ने असिस्टेंट भेजा है, तो जाम्बिया में फैला है। वरुण घोष अभी हाल में पहले सीनेटर बने, कहाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया छूट गया है, आप लिख लीजिएगा खुद से। ऑस्ट्रेलिया में पहले भारत ऑरिजिन के बैरिस्टर है वरुण घोष, जिन्होंने भागवत गीता पे हाथ रख के शपथ लिया है। वर्ल्ड का पहला टैक्सी सर्विस कहाँ है, तो दुबई में है। वर्ल्ड इंटेलिजेंस हार्मोनी वीक यूनाइटेड नेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। यूएनजीए 1 से 7 फरवरी तक हुआ था, इसका थीम क्या था, तो यूनाइटेड फॉर पीस। ये देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है। पहला कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज करता है। कब से कब तक, तो 1 से 7 फरवरी तक ऑर्गेनाइज हुआ था, और इसका थीम क्या था, तो थीम था यूनाइटेड फॉर पीस, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीस हाल में ही पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बना जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब देखिए नवाब सलमान को अभी जो न्यू प्रेसिडेंट है आईसीसी का, सॉरी आईसीजे का, इसका न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग ने आईसीजे को बहुत डिटेल में कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, करंट अफेयर्स का, आप जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियन सोलर अलायंस को भी हम लोग ने हाल बहुत डिटेल में कवर किया। हाल में ही माल्टा एक कंट्री है जो कि 119वां देश बना है इंडियन सोलर अलायंस का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये वन लाइनर है, तो इसमें क्वेश्चंस देखिए ये सब बीपीएससी से पूछता है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले डिटेल में कवर किया, फिर जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स बना वो हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहला वर्ल्ड अभी गवर्नमेंट समिट हुआ था, जहाँ दुबई में हुआ था, जो मोदी जी गए थे अटेंड करने के लिए, तो ये कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, यूएई में। मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे, जैसा हम लोगों ने बताया अभी, और ये इसका थीम क्या था, तो शेपिंग द फ्यूचर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब पूछ देगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई, तो सही है। इसका थीम क्या है, तो शेपिंग द फ्यूचर, ये भी सही है। तो इस टाइप से मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन सब पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफ्रीकन क्लब। अभी अफ्रीकन क्लब है क्या, तो ये मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अभी हाल में 37th जो अफ्रीकन यूनियन समिट था अदीस अब्बास में हुआ था, अदीस अबाब में हुआ था, इथोपिया में है, वहाँ हुआ था। तो अफ्रीकन क्लब है क्या, तो ये अफ्रीका का जो मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका अलायंस है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी कहाँ हुआ था, तो ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ था। टेरी जो है वो करवाती है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, ये ध्यान रखिएगा, टेरी करवाती है। इसका इनॉग्रेट किन्होंने किया था, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, उन्होंने किया था। और इसका थीम क्या था, तो लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ये इसका थीम था। लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस इसका थीम था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, ये ध्यान रखिएगा। अभी न्यू दिल्ली में हर साल वर्ल्ड बुक फेयर होता है, फिर से हुआ था प्रगति मैदान में, 10 फरवरी को हुआ था। ऑर्गेनाइज कौन करती थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है वो ऑर्गेनाइज करती है। इसका थीम क्या था, तो मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन, ये इसका थीम था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस में आ जाते हैं। अभी हाल में ही एनुअल NESDA रिपोर्ट आया था, जो कि पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट जो है उसने लॉन्च किया था। अब इसमें क्या है कि देखिए अब देखिए, अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट है किससे रिलेटेड। जैसे ई सर्विस डिलीवरी, जैसे जो भी सर्विस डिलीवरी होता है तो आपको ग्रीवांस के लिए, तो जम्मू कश्मीर उसमें टॉप किया था, ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप किया था हाईएस्ट नंबर ऑफ ई सर्विस देने में, 1117 सर्विस देकर जम्मू कश्मीर टॉप किया था। और उसके जम्मू कश्मीर के अलावा, जम्मू कश्मीर तो टॉप किया था 100%, लेकिन उसके अलावा केरला, आसाम, उड़ीसा भी 100% ई सर्विस दिया है, ठीक, अपने पोर्टल के थ्रू, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार उसमें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 का, तो भारत का रैंक इसमें 42 है। ये निकालता कौन है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है। टॉप पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम है, और थर्ड पे कौन है, तो फ्रांस है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएई को भी जो FATF का ग्रे लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन।
इकोनॉमी आ गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन अभी बहुत न्यूज में रहा है। अब स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है कि जो ये लॉन्च इसने किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये अर्बन अफेयर्स के अंदर है, ठीक। तो अभी ये एक इसका एक इवैल्यूएशन आया था स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी हम लोग हर जगह सुनते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा, तो उसी का एक इवैल्यूएशन आया था। जो मदुरई है वो ओनली स्मार्ट सिटी है जिसमें 100% स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मदुरई जो है, मदुरई किस स्टेट में है, किस स्टेट में मदुरई है, ये आप ऑप्शन में बताइएगा, ठीक। अब हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देख लेते हैं। हम लोग जैसा भी देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसका ये स्कीम है 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रमोट क्या करेगा, तो जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, जो भी सिटी है उसका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कि जो भी सिटीजन को सुविधा हो, बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ों को स्मार्ट सॉल्यूशन, जैसे मान लिया ड्रेनेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, तो ये सब को खत्म करने के लिए सिटी एक सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, हम लोग नेचर इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो उन सबको टैकल करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया था, जिसमें 100 सिटी सेलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, ठीक। 5 साल के लिए था, लेकिन इसको जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अभी सिर्फ मदुरई हुआ, ये ध्यान रखें, मदुरई इज द ओनली सिटी जिसको 100% कवर किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना, ये क्या है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये पीएम मत्स्य जो संपदा योजना था उसके अंदर इसको लाया गया है। ये मेनली क्या है कि जो फिशरी सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करेगा। फॉर्मलाइज इन द सेंस कि जैसे फिशरी सेक्टर क्या है ना, बहुत इनफॉर्मलाइज सेक्टर है। इनफॉर्मलाइज मतलब कि जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को पता नहीं है। मान लीजिए कोई छोटा सा होल्डर है, वो छोटा सा कोई दुकानदार वो फिश बेचता है, तो सबको फॉर्मलाइज करेगा। जैसे जो भी फिश उत्पाद कर रहे हैं तो वो सबको अब ये करेगा कैसे, तो इसमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि फिश फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा वैसा देगी कि चलो भाई तुम मछली का उत्पादन करो। मछली का उत्पादन करेगी तो पैसा लगेगा, तो वो गवर्नमेंट देगी। आप किसी मनी लेंडर के पास नहीं जाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे देगी, जिससे कि फिश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर फार्मर को फायदा होगा इसके साथ साथ। नेक्स्ट वो देखते हैं एमएसपी। ये वीवीआई लगाइए, पहले सबसे पहले वीवीआई लगा, जितना वी लगा सकते हैं लगा दीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग एमएसपी को कवर भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए, अब हम लोग एमएसपी में जाने से पहले हम लोग एमएसपी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एमएसपी है क्या और कब आया था। देखिए, सबसे पहले 1957 में नेहरू जी के टाइम पे फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था फूड ग्रेन के लिए, ठीक। फिर 1964 में क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन्होंने फूड ग्रेन प्राइस कमेटी का गठन करते हैं एल.के. झा के अंडर में, ठीक। एल.के. झा के अंडर में ये करते हैं। अब ये करते क्यों, ये ध्यान रखें। अब देखिए, भारत में उस वक्त क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत अचानक से जो प्रोडक्शन था बहुत बढ़ गया था भारत में उस वक्त। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब प्रोडक्शन बढ़ गया और फार्मर को अगर सही प्राइस नहीं मिलेगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब उस वक्त भारत में फूड सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था और फूड सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन अगर फार्मर को सही प्राइस नहीं मिले तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन कोई मतलब नहीं था और फिर से एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस नहीं होता। तो उसके लिए सेटअप किया गया था एल.के. झा के अंडर में ये जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के से प्रोडक्शन हो रहा था राइस का, मेनली राइस और ये था, मेनली राइस और क्या गेहूं था, वीट था, उसका प्रोडक्शन हो रहा था। उसके लिए किया गया था, उसका प्राइस असेसमेंट के लिए करने के लिए किया गया था कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो 1967, ये ध्यान रखिएगा, 1967 पहला बार एमएसपी दिया गया था। फर्स्ट टाइम एमएसपी कब दिया गया था, तो 1967 में दिया गया था, अनाउंस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये तो हिस्ट्री हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी का। देखिए, इस CACP जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस होता है, वो रिकमेंड करता है। और CAEA जो कैबिनेट कमेटी होता है इकोनॉमिक्स अफेयर का, प्रधानमंत्री जी इसको चेयरमैन होते हैं इसका, ये फिर अनाउंस करता है। ये देखिए, CACP जो ये सिर्फ रिकमेंड करता है, ये ध्यान रखिए, रिकमेंड करता है किन्हें,
कैबिनेट कमेटी जो होता है इकोनॉमिक्स अफेयर का, उनको जो प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं तो वो जिनको चेयर करते हैं, अब फिर वो मोदी जी अनाउंस करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। CACPA 1985 में बना था, मतलब बना पहले था, इसको रिनेम करके 1885 में इसका रिनेमिंग हुआ था। अब देखिए इधर आते हैं थोड़ा, देखिए टोटल 23 फसल का के लिए MSP अनाउंस किया जाता है। और देखिए MSP अनाउंस किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको अभी राइस का अभी टाइम है, फसल बोया जाएगा, तो फसल बोने से पहले अनाउंस किया जाता है, ऐसा नहीं कि बाद में किया जाता है। पहले इसलिए किया जाता है कि इंसेंटिव मिले फार्मर को ज़्यादा फसल उगाने का, ठीक, कि प्रोडक्शन अच्छा हो, क्योंकि फार्मर को भी पता रहेगा ठीक है हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम मेरा इतना तो मतलब एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इतना तो हमारा फिक्स है, अब इसके ऊपर मार्केट देगा तो ठीक है, लेकिन इतना तो फिक्स है तो लॉस में नहीं जाएगा। इसलिए फसल उगाने से पहले, तब प्री में पूछ देगा आपसे कि फसल उगाने से पहले मिलता है या बाद में, तो पहले मिलता है, पहले अनाउंस होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 23 पे होता है, 22 जो MSP होता है वो क्रॉप पे होता है, और FRP जो होता है वो शुगर केन पे होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कि 7 जो है वो सीरियल्स हैं, पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बादले, ये 7 सीरियल्स हैं। 5 टाइप के पल्स पे होता है, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ये 5 तरह के दाल पे होता है। 7 ऑयल सीड्स इसमें, रेप सीड्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, सनफ्लावर और नाइजर सीड, ये ध्यान रखिएगा। 4 कॉमर्शियल क्रॉप, कॉटन, देखिए शुगर कॉर्न पे हमने देखा FRP होता है, फेयर एंड रेम्युलेटिव प्राइस, कोपरा एंड जूट, रॉ जूट। अब हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, क्यों इतना फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। ये देखिए, ये एक तो MSP को लीगलाइज करने के लिए, जो कि असंभव है, MSP को लीगलाइज करना ही ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा प्राइस हो जाएगा कि फिर कंपटीशन मार्केट से घट जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए संभव है ही नहीं वो। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए CACP जो है रिकमेंड करने से पहले 3 तरीके से MSP को कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो अब देखिए पहला मेथड क्या है, तो A2 मेथड। इसमें क्या है कि जो भी मान लीजिए कि ये फील्ड है, ठीक, ये फील्ड है पूरा, अब इस पर फार्मर फार्मिंग कर रहा है, ठीक, इस पर, तो इस पर फार्मिंग कर रहा है तो फर्टिलाइजर लग जाएगा, इस पर ट्रैक्टर लग रहा है, इस पर सीड्स लग रहा है, इस पर, तो जितना कॉस्ट होगा इसका, ठीक, इसको A2 में जोड़ा जाता है, ठीक, A2 में। मतलब आपको मान लीजिए आप फसल उगा रहे हैं, और फसल उगाने में जितना पैसा आपका खर्च हो रहा है हर तरीके से उसको जोड़ा जाता है A2 में। अब A2 से अब आ जाता है FL क्या है, तो ये है फैमिली लेबर, FL, ये ध्यान रखिएगा, फैमिली लेबर। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि अब आप इस फील्ड पे आप मान लीजिए कि काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप इस पे काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप इस पे काम कर रहे हैं, तो ये आपका अपना फील्ड है तो आप इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं और काम करते या फिर किसी लेबर को हायर करते हैं, मान लीजिए आप खुद इस पे काम नहीं करके कोई लेबर को हायर कर रहे हैं, तो अगर आप लेबर को हायर करते हैं कहीं से तो आप तो उसको पे करते हैं, तो उसी तरीके से जो आप इस पे काम कर रहे हैं तो आपका तो कुछ बनता है इस पे, एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए आप लेबर को हायर करते हैं तो आप 100 रुपये उसको देते हैं, तो उसी तरीके से आप लेबर को हायर नहीं किया, खुद से इस पे काम कर रहे हैं, तो लेकिन आप जब काम कर रहे हैं तो ये तो अनपेड गया, तो उसी को फैमिली लेबर बोलते हैं, ठीक, जो कि इसमें FL जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक, जो अनपेड फैमिली लेबर होता है उसको वैल्यू करके इंक्लूड किया जाता है। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ये होता है C2। अब C2 क्या होता है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है ये, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है क्या, तो देखिए सीट जो A2 प्लस FL है, मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, A2 प्लस FL है वो तो रहेगा ही, ठीक, वो तो रहेगा ही। अब इसके साथ साथ अब जैसे मान लीजिए कि ये फील्ड है, ठीक, ये फील्ड है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, हाँ ये फील्ड है, ठीक। अब इस पर तो सारा हम लोग ने A2 जोड़ दिया। अब मान लीजिए ये फील्ड जो है इसको आप रेंट करते हैं, मान लीजिए कि आप इस फील्ड को रेंट करके इस पर फार्मिंग करते हैं, तो जब रेंट करके फार्मिंग करते हैं तो सर्टेन अमाउंट आप एज अ रेंट पे करते हैं, इस पे, इस फील्ड पे आपको करना पड़ता सर्टेन अमाउंट रेंट पे आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, ठीक, मान लीजिए आप ट्रैक्टर रेंट कहीं से लेते हैं, तो आप ट्रैक्टर लाते हैं इस पर फार्मिंग करने के लिए, तो आपको ट्रैक्टर भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको ट्रैक्टर का, जो भी आप लाते हैं चार्जेस। तो C2 में क्या होता है कि जो आप मान लीजिए लेकिन आपका ये फार्म है, ठीक, आपका खुद का ये फार्म है, तो आपका जो खुद का फार्म है, और तो
लेकिन मान लीजिए कि आपका खुद का फार्म पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो जो उसका इंटरेस्ट बनेगा, मतलब जो भी उसका लैंड का रेंट होता, अगर वो लैंड आपका ना होगा किसी और का होता, तो उसका जितना रेंट बनेगा उसको C2 में जोड़ा जाता है। मतलब कि मान लीजिए ये आपका खुद का लैंड है, लेकिन मान लीजिए कि ये लैंड किसी और का होता, तब आप करते फार्मिंग इस पे, तो जितना रेंट लगता उसी हिसाब से जोड़ा जाता है। अगर आप अपना भी कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा यही कॉन्टेस्टेड पॉइंट है गवर्नमेंट का। कैपिटल स्टेट हमने देखा, ट्रैक्टर का देखा। अब इस पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, 1.5 टाइम्स ए, मान लीजिए A2 प्लस FL का मान लीजिए कि कुछ कितना हुआ, उसका 1.5 टाइम्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है MSP। अब स्वामीनाथन कमेटी जो था ना 2004 में आया था, ठीक। तो स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि C2 जो C2 है, C2 प्लस 50% प्रॉफिट, मतलब C2 जितना उसका उतना प्लस उसमें 50% 50% का और मार्जिन जोड़ दिया जाए प्रॉफिट, तो वो कैलकुलेट करे। तो फार्मर का यही दो डिमांड है, एक तो C2 पे होना चाहिए और MSP को लीगलाइज करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको MSP समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में MSP कवर किया है, तो समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे तो डाउट्स हम लोग क्लियर करते ही रहते हैं, हर 4-5 दिन पे सेशन होता ही है। तो ठीक है, सेफ्टी टेक्नोलॉजी किसका है, तो ये मेदी जो है मैटी उसका है। ये किसने बनाया, तो सोसाइटी फॉर एप्लीकेशन माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, समीर एक ये है वो डेवलप किया है। अब देखिए इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। मान लीजिए कि जैसे कि कोई फ्रूट ग्रेन से या कुछ भी है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें वेट लॉस होता है या फिर किसी भी तरीके से, तो सबको ये ट्रेस करेगा, ऑनलाइन मेजर करेगा, ट्रेस करेगा, सारा काम इसका रहेगा। सेफ्टी टेक्नोलॉजी का नाम से पता चल जाएगा। संगम ये क्या है, डिजिटल ट्विन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, 5G है, 6G है, सबको वो कंबाइन करेगा, ये है, ठीक। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, ये देखते हैं। अब इसका 7 सीजन कहाँ हुआ था, सेशन कहाँ हुआ था, तो ये कोची केरला में हुआ था, यहीं इसका हेडक्वार्टर भी है। अब ये क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड्स होता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड है हर्ब्स का, मतलब जैसे कि जो भी मान लीजिए टर्मरिक है या फिर कार्डमम है, जो भी हर्ब्स होता है सबका स्टैंडर्ड यही डिसाइड करता है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या है कि 5 जो स्पाइस है जो कि उसका स्टैंडर्ड किया गया है, तो कार्डमम है, टर्मरिक है, जूनिपर बेरी है, एल्सपाइस है और एक स्टार एनिस है। ये पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। अभी हाल में हम लोग PM मित्र स्कीम लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जो लार्ज स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा एक ही जगह पे, मान लीजिए ये जगह है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि सारा चीज़, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, मान लीजिए कपड़ा का इंडस्ट्री है, धागा का इंडस्ट्री है यहाँ पे, मान लीजिए कि अब कपड़ा से धागा भी आपको यहीं, कपड़ा मान लीजिए कपड़ा बनाना है तो आपको धागा भी यहीं मिल जाएगा, लेबर भी यहीं मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। तो इंडस्ट्रियल पार्क इसी को बोलते हैं, जहाँ आपको हर चीज़ आपको मिल जाए, आपको बाहर नहीं जाना पड़े, ठीक। तो वो डेवलप करने का बात हुआ। अब इससे क्या है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपनी कपड़ा बनाती है, X कंपनी कपड़ा बनाती है, ठीक, Y कंपनी धागा बनाती है, और दोनों यहीं पे मान लीजिए एक ही पार्क में है, तो यहाँ से धागा बना के यहाँ भेज देगा, 2 मिनट का रास्ता होगा, तुरंत धागा उसको कपड़ा बनाने के लिए उसको धागा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं आपको हम। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई गुजरात में कपड़ा बन रहा है, धागा जा रहा है बिहार से, तो इतना टाइम यहाँ से आने में लगेगा गुजरात, तो ये सब लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा। अब टाइम बचेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा, तो क्या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनेगा, जिससे कि कॉम्पीट कर पाएगा। चाइना वाइना में यही तो होता है, चीप प्रोडक्ट क्यों बनता है चाइना में, यही सब कारण से तो चीप बनता है चाइना में, तो ये यहाँ होगा। अब इसका फीचर देख लीजिए क्या क्या, तो 100 एकड़ जमीन होना चाहिए, ये सब फीचर्स है, कम चांस से पूछने का, फिर भी मैं डाल दिया हूँ। और ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड मतलब कि एकदम न्यू फील्ड, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ होगा, वो ब्राउन फील्ड मतलब पहले से हो रखा है उस पर। अब कहाँ देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो ये 7 जगह बनाने का बात किया गया, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में। ये 7 जगह है, ये देख लीजिएगा, 7 जगह, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग 1 लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहले देखा था स्टार्टअप शाला, जैसा हम लोग देख सकते हैं शाला, ये दीप्ति ने लॉन्च किया है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। पहला, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ खुलेगा, तो हैदराबाद में खुलेगा, ध्यान रखिएगा, BPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी वीक
मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, कहाँ किया था, तो गोवा में किया था। कब से कब तक किया था, तो 6 से 9 फरवरी तक किया था। सिक्किम भारत का पहला स्टेट बना है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने वाला, नॉर्थ ईस्ट का। फिर से माई गवर्नमेंट इंडिया अनाउंस नेशनल क्रिएटर अवार्ड। अभी हम लोगों ने देखा था हाल में, जो भी यूट्यूब पर क्रिएटिव एडिट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं, सबको डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिला था। 20 कैटेगरी में इसको दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 20 कैटेगरी पूछ देगा। नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक की तरफ चलते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अभी हाल में ही जो इलॉन मस्क की है कंपनी, इलॉन मस्क की न्यूरालिंक, वो किया है। इसका नाम क्या है, तो टेलीपैथी है। जो प्रोडक्ट का नाम है वो क्या है, तो टेलीपैथी है, ये ध्यान रखिएगा। इनसैट 3D क्या है, तो एक वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है। लॉन्च व्हीकल क्या था, GSLV F-14 लॉन्च से लॉन्च किया, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि आंध्रा में। अब GSLV है क्या, तो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पहला सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, दूसरा लिक्विड होता है, और तीसरा क्रायोजेनिक होता है। बहुत पावरफुल रॉकेट है, ये ध्यान रखिएगा, पावरफुल रॉकेट है इसरो का, ये ध्यान रखिए। हम लोग स्टैटिक भी कवर कर लिए कि GSLV होता क्या है। देखिए इसी तरीके से आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्टैटिक कवर होते होते आपको पूरा स्टैटिक कवर हो जाएगा साइंस एंड टेक। अब किसी लास्ट लेक्चर में उन्होंने PSLV कवर कर लिया था कि PSLV क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था कि जो जैसे LEO है, MEO है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये सब कवर कर लिया था। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं युवा विज्ञान कार्यक्रम। अब ये इसरो का है। इसरो अब क्या है कि ये प्रोग्राम इसरो ने चलाया, जो भी स्कूल के बच्चे हैं, यंग साइंटिस्ट उनको प्रोग्राम इनको बोलता है। तो जो भी स्कूल के बच्चे हैं उन लोग में स्पेस साइंस को लेके इंटरेस्ट हो, स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस एप्लीकेशन को लेके इंटरेस्ट हो, उसके लिए और जो बेसिक नॉलेज है वो बच्चों को देने के लिए ये किया गया। एलिजिबिलिटी क्या है, तो 9 क्लास। अब देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अंदर तक नहीं जाना है कि इसका 9 मैंने डाल दिया, बट इतना नहीं पूछा है कि किस क्लास तक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसका, कौन चलाया है, तो ये इसरो का है। अब इसमें ऑप्शन दे देगा आपको, DRDO दे देगा ऑप्शन, आपको डिफेंस मिनिस्ट्री आपको दे देगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, कुछ भी दे देगा, 4 ऑप्शन, ठीक। NCERT दे देगा, लेकिन चलाया किसने, तो इसरो, ध्यान रखिएगा। रोडामाइन बी, अभी ये क्या है, एक सेकंड सॉरी, अभी हाल में क्या हुआ था, तो तमिलनाडु में जो कॉटन जो वहाँ पे एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल, ये क्या है ना कि ये डाई है एक तरीके से रंगते बनते ना, वो है, ये टॉक्सिक है। इसको जो FSSAI है, FSSAI, ये इसको बैन करके रखा है। तो अभी हाल में जो वहाँ कॉटन कैंडी था, वहाँ पे सेल में ऐसा पाया गया कि जो रोडामाइन बी है, इसको आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है, मतलब कलर करने के लिए, जैसे कपड़ा वपड़ा में कलर करने के लिए इसका यूज होता है, वो पाया गया है, ठीक। कहाँ पाया गया, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा। ये बैंड है, प्रोहिबिटेड है। अभी हमने देखा कि FSSAI ने इसको प्रोहिबिट किया है। रोडामाइन भी क्या है, ये ऑर्गेनिक क्लोराइड साल्ट है, जो कलरिंग एजेंट है, हम लोगने देख ही लिया ऊपर, पेपर ये सब करने में काम आता है। काला जार, ये हम लोग देखते हैं। अभी देखिए काला जार का क्या था सीन ना, कि भारत सरकार इसको 2010 तक इसको एलिमिनेट करने का बात किया था, लेकिन हुआ नहीं, तो 2023 में इसको एलिमिनेट करने का बात किया गया। तो जब 2023 में एलिमिनेट करने का बात किया गया, तो अब लास्ट ईयर 2023 था, तो ऐसा देखा गया है कि 10,000 पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन पे ऐसा पाया गया है कि मतलब एक से भी कम लोगों को काला जार है, ठीक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, काला जार का पूछ देगा कब किया गया था। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि WTO का टारगेट क्या है, तो 2030 है, ये ध्यान रखिएगा। WTO काला जार को एलिमिनेट करने का टारगेट क्या है, तो 2030 है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोवन डिजीज है ये। सिम्टम क्या है, इरेगुलर फीवर, वेट लॉस, आपका वजन अचानक से घटने लगेगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लीवर, एनीमिया, ये सब इसका सिम्टम्स है। स्टैटिक भी देखिए कवर कर लिए हम लोग। नॉर्मली आप करंट अफेयर्स में देखिएगा, किसी जो भी करंट अफेयर मार्केट में है, वो आपको इतना बताएगा, ये आपको बताएगा नॉर्मली मार्केट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि नया पैटर्न जो BPSC का है उसमें मिला के पूछ रहा है। अब ये नहीं कि आप पेपर उठाएं, पेपर देख लिए, एक लाइन देखिए, करंट अफेयर बनाना आसान है, पेपर उठा करके लोग उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आप तभी जोड़ पाएगा जब आपके पास नॉलेज है। अदरवाइज कॉपी पेस्ट तो सबको करने आता है आज के डेट में, ईजी टू कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट VVI लगाइए, इसको भी जितना इसमें वी लगा सकते हैं, इसको लगाइए जितना VVI, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि नाम याद आपको रखना है। जो भी 4 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान के लिए अनाउंस किए, उनका नाम याद रखना है। प्रशांता बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला।
इन चारों का नाम याद रखना, और नाम इसलिए याद रखना कि ये लोग मतलब अमर हो गए, अमर हो गए भारत के इतिहास में। पहले ऐसे लोग बनेंगे भारत से जो कि स्पेस में जाएंगे। ठीक, अब ये जाएंगे कहाँ, तो एलईओ में जाएंगे। देखिए गगनयान हम लोगों ने पहले भी डिटेल में कवर किया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ गगनयान का, यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ, और अपकमिंग लेक्चर में भी हम लोग गगनयान डिटेल में कवर करेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय इस पर दूंगा नहीं। एलईओ में जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए ये लोग रहेंगे। भेजा किससे जाएगा, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको जीएसएलवी मार्क 3 बोलते हैं, मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ इसरो। अब हम लोग देखा 3 स्टेज होता है इसमें, जो कि बहुत हैवी उठाने का इसमें क्षमता होता है। शेड्यूल है 2025 तक, पता नहीं कब तक भेजा जाएगा। वही मित्र ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि अब देखिए आदमी को भेजने से पहले एक पता तो कर ले कि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग पहले रोबोट को भेज रहे हैं, रोबोट से पहले हम लोग भेजेंगे, ऐसे ही खाली जाएगा, 3 स्टेज में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट कहाँ, तो नासा और जापान, लिंगोसैट प्रोब लॉन्च किया गया स्पेस में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ ये देखिए 2024 में हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है वुडन सैटेलाइट नासा और जापान का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएम मोदी अभी हाल फिलहाल में ही जो इसरो का जो नया कुलशेखरपट्टनम में स्पेस पोर्ट जो बना है, तीसरा भारत का, इससे पहले थुम्बा में और सतीश धवन हम लोगों ने देखा था, 3 जगह ये है, ये तमिलनाडु बना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी जी ने नया। अब देखिए, अब इसको इसलिए बनाया गया है ना कि इसमें जो SSLV है ना, SSLV वो लॉन्च। अब देखिए इसका हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं क्यों इसे बनाया जा रहा है। देखिए ये भारत है, ठीक, ये भारत है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये श्रीलंका है, ठीक, श्रीलंका। कलर चेंज करते हैं। अब जो सतीश धवन है ना, ये यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे। तो जब सतीश धवन से जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो उसको ऐसे कर्व में जाना पड़ता है, कर्व में, ये ध्यान रखिए, ऐसे कर्व में जाना पड़ता है, क्योंकि जो मान लीजिए कि रॉकेट फेल हो गया, डेब्रिस श्रीलंका पे गिरेगा, तो दिक्कत प्रॉब्लम में आ सकता है। मान लीजिए डेब्रिस श्रीलंका पे गिरता है रॉकेट से, तो क्षति मति होगा और फिर वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो जो अब बन रहा है ना कुलशेखरपट्टनम स्पेस, जो यहाँ बन रहा है, यहाँ पे तब जब यहाँ से तो देखिए, अब कर्व में से पहले कर्व में लॉन्च होता है, तो कर्व में लॉन्च करने में पैसा वैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। देखिए हम लोग को लग रहा है ना कि अरे कर्व में लॉन्च करने क्या दिक्कत है, लेकिन एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने में अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हज़ारों करोड़ रुपये खर्च होता है एक्स्ट्रा। तो अब जो ये है कुलशेखरपट्टनम, वो यहाँ पे। अब यहाँ से जब रॉकेट लॉन्च करें तो सीधा लॉन्च कर देगा रॉकेट, सीधा लॉन्च हो जाएगा रॉकेट, जो कि बिना कोई कर्व में किए हुए और कोई डेब्रिज भी नहीं गिरेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा हम लोग, इसलिए समझा ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये समझा दिया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन बीपीएससी थोड़ा सा स्मार्टर बनता है और खेलता है, तो क्यों रीजन पूछ देगा, क्यों वहाँ पे किया गया, तो ये रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। सीधा लॉन्च करेगा, इससे कोई डेब्रिज यहाँ पे नहीं गिरे और कॉस्ट बचेगा, ऐसे घूम के लॉन्च करने। अब इधर देखिए क्यों लॉन्च है कि यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इक्वेटर है तो इक्वेटर पे सैटेलाइट रखा जाता है, इसलिए जो भी इक्वेटोरियल सैटेलाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हाल में ही जो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो जॉर्डिक लाइट है, जॉर्डिक लाइट क्या होता है, जॉर्डिकल लाइट क्या होता है, तो जो मान ली डस्ट पार्टिकल है, ठीक, ये डस्ट पार्टिकल है, तो जो भी लाइट यहाँ से डिस्पर्स होता है वो जॉर्डिकल लाइट होता है, उसको बोलते हैं। अब ये जॉर्डिकल लाइट मेनली एकदम क्लियर नाइट होगा ना, क्लियर डार्क नाइट होगा, वही दिखाई देता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन बहुत कम हो, ना के बराबर, तो ही दिखाई देता है। तो ये जो मार्स का मून है, डेमोस और फोबोस, वो लोग अभी उसके लिए हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट लोग देखते हैं, थोड़ा लेक्चर लंबा खींच रहा है बट आप देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए लेक्चर भगाने का तो मैं भगा दूंगा 2 मिनट में, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं अच्छे से कवर करूँ। अभी हाल फिलहाल में एक वायरस देखा गया है, इक्विनाइन इक्विपेटस वायरस देखा गया है, जो कि हॉर्सेस में, घोड़ा में होता है। कहाँ, तो अर्जेंटीना, उरुग्वे में। हाल में फिलहाल में गोवा बेस्ड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, वो सीबॉट एक अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया गया। कौन किया, तो गोवा बेस्ड है। चाइना का मैग्लेव ट्रेन है, जो कि रिकॉर्ड 623 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से रिकॉर्ड बनाया है, सॉरी उसको सरपास कर गया। पहले रिकॉर्ड 623 था, उसको सरपास कर गया। चाइना का मैग्लेव ट्रेन एक टाइप का ट्रेन है जो कि मैग्नेट पे चलता है। देखिए ये ट्रेन है, तो इस मैग्नेव ट्रेन में चक्का नहीं है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के ऊपर चलता है। मान लीजिए जो ये लाइन है, लाइन अगर नॉर्थ पोल है तो जो इसका ऊपर होगा वो साउथ पोल होगा, तो इस पर नॉर्थ पोल साउथ पर रिपल्स करके साथ में चलता है। ये मैग्नेट वाला है, इसमें चक्का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा ट्रेन में।
WHO अभी हाल फिलहाल में डेनमार्क को, लिथुनिया को, पोलैंड को, सऊदी अरेबिया को, थाईलैंड को जो ट्रांस फैट है, फैटी एसिड, उसको एलिमिनेट करने के लिए सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेस सेक्टर में 100% FDI का बात किया गया है, अलाउ कर दिया गया है कि स्पेस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी हाल फिलहाल में भारत और WHO मिल करके ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया गया है। डिजिटल हेल्थ के लिए जो भी डेटा वेटा होगा सब शेयर करेगा वहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं जूस जैकिंग, ये एक तरह का साइबर हैकिंग है। मान लीजिए कोई USB है, चार्जिंग पॉइंट है, वो हार्डवेयर को मॉडिफाई करके मालवेयर उसमें डाल करके उसको वहाँ से जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मान लीजिए आपको USB अपना फ़ोन में लगा रहा है, उसमें कोई वायरस डाला हुआ है, तो वहाँ से आपको चोरी वोरी हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत टेक 2024 अभी हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी जी थे वो इनॉग्रेट किए थे, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, ये सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। CMS कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। CMS COP 13, इससे पहले कि COP 13 गांधीनगर गुजरात में हुआ था। COP 14 कहाँ हुआ है? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। अब हम लोग कुछ स्टैटिक समझ लेते हैं इसके साथ साथ। ये क्या है? तो ये ट्रीटी है, UNEP का एक ट्रीटी है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1979 में किया गया था। फोर्स में कब आया था? तो 1983 में आया था। मेंबरशिप 133 है, भारत इसका मेंबर 1983 से। ठीक, इसमें 2 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। जो माइग्रेटरी स्पेसीज है जिसको जो कि इंडेंजर है उनको अपेंडिक्स 1 में कवर किया जाता है। और वैसे माइग्रेटरी स्पेसीज जो कि अभी थोड़ा सा जिनका जो कंजर्वेशन स्टेटस थोड़ा सा अनफेवरेबल है, और मान लीजिए कि हो सकता है कि आगे जाके कोई माइग्रेटरी स्पेसीज को क्षति हो, तो वैसे को अपेंडिक्स 2 में किया जाता है। और उसको मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई क्रो है, मान लीजिए क्रो, ऐसा माना गया कि क्रो को आने वाला समय में बहुत क्षति हो सकता है, तो इसको तो सारा देश मिल करके एग्रीमेंट बना और फिर करे। ये एग्जाम्पल था, रियलिटी नहीं था, ये समझिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ बर्ड माइग्रेटरी स्पेसीज। जो है अभी हाल में देखा COP 14 था, उसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा रिपोर्ट लाया गया इसमें बोला गया कि जो 44% माइग्रेटरी स्पेसीज हैं वो CMS जो 44% माइग्रेटरी स्पेस उसमें डिक्लाइंस हो किया गया, मतलब उसका आबादी घट रहा है। ये बहुत कंसर्निंग है। ठीक, और उसमें से 22 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे हैं जो कि थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन है, मतलब एकदम खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है CMS का? ये हर 3 साल पे होता है। इससे 13 में हुआ था, जो COP 13 है वो कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। अब जो 2021 में हुआ था, अब कहाँ हुआ है? तो समरकंद में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही 5 वेटलैंड को जोड़ा गया है, जिसमें 3 कर्नाटका से है, 2 तमिलनाडु से। तो पहले कितना था? 75। अब जब 5 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 80। तो टोटल 80 फरवरी तक में भारत में टोटल 80 रामसर साइट्स को जोड़ा गया है रामसर साइट्स में। ठीक, अब इन 5 वेटलैंड्स जो रामसर साइट में जोड़े गए हैं कौन कौन से हैं? तो 3 कर्नाटका में है, 2 तमिलनाडु में। तो हम लोग जो पहले कर्नाटका में है वो देख लेते हैं। अनकाश मुद्रा कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका में, ये जो है ह्यूमन मेड, जो ये है, ये ध्यान रखिएगा कि जो है मानव द्वारा बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये होम टू पेंटेड स्टॉक एंड ब्लैक हेडेड इल्ब्रिस, ये देखिए ध्यान देख सकते हैं पिक्चर में। अघनसाइनी स्टूडीज दूसरा है, ये भी कर्नाटका में है। ये अघनसनी रिवर और अरेबियन सी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एक ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग जगह जो गजनी राइस फील्ड लोकली, ये इंपॉर्टेंट है, ये फेमस है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। अगर पूछ दे कि गजनी राइस फील्ड्स तो अघनसनी स्टूडीज से रिलेटेड है। ये यहाँ पे मैनग्रूव्स भी है, ये ध्यान रखिएगा। मगादीगिरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी ह्यूमन मेड वेटलैंड है, और ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड्स है वॉर हेडेड गूज का, जो कि ये भी है कहाँ? तो कर्नाटका में। ये तो ये 3 कर्नाटका में हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, जो कि तमिलनाडु में 2 ऐड किया गया है। काराविटी बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में किया गया, और लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में, इन दोनों को किया गया है। अब चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं, जो रामसर कन्वेंशन है उसके क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन साइन होता है, और ये जो फोर्स है ये 1975 में ये फोर्स में आ जाता है।
भारत इस कन्वेंशन को 1982 में साइन करता है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है 16। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइट है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सुंदर लार्जेस्ट जो है वेटलैंड, सॉरी रामसर साइट कौन है, तो सुंदरबन है। और सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और सुंदरबन हम लोग सब जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और कियोलोदो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। और ये सबको पहला वेटलैंड था जो कि रामसर साइट में जोड़ा गया था, ठीक। अब देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हम लोग देख लेते हैं, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो रामसर साइट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब थ्रेटेंड होता है, मतलब नष्ट होने के कगार पे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लाते हैं कंजर्वेशन के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के जो केलोदो नेशनल पार्क और लोकटक जो मणिपुर में, ये दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया है। चिल्का लेक को भी डाला गया था, लेकिन उसको फिर बाद में निकाल दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी हाल फिलहाल में ये जो 300 वल्चर्स यहाँ देखा गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ये ध्यान रखिएगा। एक कन्फ्लुएंस में नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु केरला के कन्फ्लुएंस पे है। देखिए देख ही लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि तो तमिलनाडु केरला कर्नाटका के कन्फ्लुएंस पे है। जैसे देखिए भारत का मैप, ये देखिए भारत का मैप है, तो यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे नीलगिरी, ठीक, रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 में डिक्लेयर किया गया था। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ध्यान रखिएगा। 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1986 में। हम लोग देख लिया क्या का एरिया में आता है। इसमें देखिए कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, तो मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, बांदीपुर नेशनल पार्क आता है, नागरहोल नेशनल पार्क आता है, और मुकुर्थी नेशनल पार्क आता है, साइलेंट वैली आता है। ये सब इसके अंदर आता है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व अभी हम लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो कि उड़ीसा में है, उसको चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेट का घोषित कर दिया गया है। ये गुप्तेश्वर बेसिकली एक मंदिर है, उसी के नाम से, ठीक। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया में है कौन कौन सा, तो एक उत्तर प्रदेश में घड़ियाल है, सिक्किम में टुंगटुधो है, आसाम में अभी हम लोगों ने देखा 3 पहले से था, सॉरी वो तो उड़ीसा का हम लोग देखा अभी, महानगिरी, मंदासनु और गंधमारा हिल्स, गुप्तेश्वर। देखिए सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप देख लीजिएगा, इसका एक PDF में आप रीडिंग दे लीजिएगा, हो जाएगा, कि सबका नाम पढ़ना पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड, VVI लगाइए इसको पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अभी हाल में ही लियोपार्ड का जो स्टेटस है इंडिया में, उसका उस पर रिपोर्ट लाई है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि जो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो 13,874 है, जो कि एक 1.08% का एनुअल ग्रोथ देखा गया है 2018 के कंपैरिजन में, ठीक। सर्वाधिक ग्रोथ जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट है वहाँ देखा गया है सबसे ज़्यादा, और जबकि सर्वाधिक जो डिक्लाइन है, घटा है कहाँ, तो शिवालिक और गंगेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा घटा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लियोपार्ड पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में, ठीक। देखिए टाइगर रिजर्व में लियोपार्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से होता। और सब सर्वाधिक कहा है तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जगह अगर पूछे किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक लियोपार्ड पाया जाता है, तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में वहाँ। स्टेट पूछे तो सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। IUCN स्टेटस क्या है, तो IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, और साइट्स में क्या है, तो अपेंडिक्स 1 में है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का स्कीम है, जिसमें कि 300 यूनिट 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको घर के जैसे छत पे ना, यहाँ पे रूफ टॉप ये सोलर जो पैनल होता है वो लगाना होगा। जो भी इसमें कॉस्ट आएगा 7% फॉर द जो लो इंटरेस्ट प्रोडक्ट होता है, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है 300 यूनिट। अगर BPSC पूछेगा भी तो ज़्यादा चांस है कि जो 300 यूनिट है वो डेटा पूछ देगा। BPSC डेटा पूछने के लिए फेमस है।
अभी हाल में इंडियन जो घड़ियाल है 75 साल के बाद जो काजीरंगा में जो नेशनल पार्क है असम में, वहाँ देखने को मिला है। देखिए इसका स्टेटस क्या, कहाँ मिला है तो असम में मिला है, ध्यान रखिएगा, असम काजीरंगा में। क्रिटिकली इंडेंजर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में, साइट अपेंडिक्स 1 में। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का है तो घड़ियाल जो है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, इन सब रिवर में पाया जाता है। घाघरा ये सब में, जैसे गंगा, राप्ती, नारायणी ये सब है, इसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और घड़ियाल रिजर्व अभी इंडिया में कहाँ है, 3 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी नीति आयोग हाल फिलहाल में ग्रो रिपोर्ट करके लॉन्च किया था। अब देखिए ग्रो रिपोर्ट क्या क्यों लॉन्च किया था, तो जो वेस्टलैंड है इन सब को प्रोडक्टिव बनाने के लिए किया था। वर्ल्ड का पहला वाइट राइनो इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन कहाँ भी हुआ है, राइनो का, ये ध्यान रखिएगा, किसका हुआ है तो राइनो का हुआ है। राइनो का जो स्पेसीज है, मतलब समझिए कि जो वाइट राइनो आई थिंक खत्म के कगार पे है, बहुत एक्सटिंक्शन के कगार पे, बहुत कम उसकी आबादी बची है, इसलिए। कैलिफोर्निया अभी हाल में एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म हिट किया था, इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस स्टॉर्म भी इसको बोलते हैं। और जैसे देखिए ये यूएस है, ये यूएस है मान लीजिए, तो इधर से ये नैरो बैंड होता है, ये इसमें देखिए इतना मॉइस्चर होता है ना, इसमें इतना मॉइस्चर होता है, इसलिए इसको रिवर एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जब ये आता है तो बहुत बारिश होता है कैलिफोर्निया में, ध्यान रखिए, कैलिफोर्निया में, इधर ये यूएस है, तो यहाँ पे ठीक इस साइड पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अभी रिसेंटली अभी जो एक नागोया प्रोटोकॉल है, अभी कैमरून एक देश है सेंट्रल अफ्रीका का, उसने अडॉप्ट किया। नागोया प्रोटोकॉल क्या है, तो जो जेनेटिक रिसोर्स है, जैसे जो भी मान लीजिए जेनेटिक रिसोर्स कोई भी है, एक कुछ प्रोडक्ट है जेनेटिकली रिसोर्स है, ठीक, तो उसका और मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी से बना है ये, तो उसका फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट सबके साथ साझा करने का ये प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक। अब नागोया देखिए जापान में एक जगह है, 2010 में अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में आया था 2014 में नागोया प्रोटोकॉल, और भारत इसका मेंबर है, नागोया प्रोटोकॉल का भारत इसका मेंबर है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो यूरोपियन यूनियन है वो भी प्रेजेंट किया है क्लाइमेट टारगेट 2040 के थ्रू, कि 2040 तक हम लोग जो नेट इमिशन है 90% 1990 के बेसलाइन से हम लोग कम कर देंगे। तब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि यूरोपियन यूनियन ने कितना परसेंट इमिशन कट करने का बात किया है 1990 के लेवल पे, 100, 80, 90, 70 ऐसा दे देगा, तो 90%, ये ध्यान रखिएगा। 2040 तक, ईयर भी पूछ सकता है, 2040 तक। थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु का, ये ध्यान रखिएगा। ये है कहाँ, तमिलनाडु में, ये पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे। अभी हम लोगों ने ऊपर लियोपार्ड का देखा, हम लोग स्नो लियोपार्ड भी देख लेते हैं। इंडिया में स्नो लियोपार्ड है कितना, तो 718 है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत में भी जब लियोपार्ड का, तो स्नो लियोपार्ड सबसे सर्वाधिक कहाँ है, तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल में 51 है। जो भी देखिए हिमालयन स्टेट है ना, वहाँ पे स्नो लियोपार्ड मिलता है, ठीक। कागजी नींबू छोटा छोटा सा नींबू होता है, जो भी साउथ बिहार के लोग होंगे उन्हें पता होगा, कागजी, आई थिंक बिहार के लोगों को ही पता होगा, छोटा सा नींबू को हम लोग कागजी नींबू बोलते हैं, बहुत रस उसमें होता है। तो असम का उसे ऑफिशियल स्टेट फूड डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या आएगा कि किस स्टेट का, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, किस स्टेट का कागजी नींबू किस स्टेट का ऑफिशियल फ्रूट डिक्लेयर कर दिया गया, तो असम का, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए। अब मिलन एक्सरसाइज जो जानते हैं हम लोग, मल्टीलैटरल है, विशाखापट्टनम में हुआ था, हम लोग लास्ट जो मंथ का करंट अफेयर्स था वहाँ भी देखे थे। दोस्ती 6 इंडिया मालदीव श्रीलंका का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, हुआ कहाँ था, तो मालदीव्स में हुआ था। ये देखिए ये पूरा वीवीआई लगाइए पहले, इसको ये याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता है। एक्सरसाइज देखिए ये नहीं सिर्फ याद करना है कि किसके बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी पूछ देगा, मल्टीपल क्वेश्चन जो देता है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ये जापान के साथ होता है, कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं वायु शक्ति, भारतीय वायुसेना का ये था एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, ये कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। एक्सरसाइज वायु शक्ति किसका है, तो ये भारतीय वायुसेना ने कंडक्ट किया था, और इसका थीम क्या था, लाइटिंग स्काई फ्रॉम द स्काई, ठीक, ये इसका थीम था। हुआ कहाँ था, तो जैसलमेर
पोखरण रेंज जैसलमेर, पोखरण हम लोग 2 न्यूक्लियर बम याद ही है, सबको पता होगा ये चीज़। अब देखिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अभी हाल में शांति प्रयास 4 हुआ था कि 19 देशों के बीच में हुआ था, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सब है। अब क्वेश्चन क्या आया कि शांति प्रयास, ये शांति प्रयास जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये नेपाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था शांति प्रयास, तो नेपाल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सदा तंसिक ये भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में है, हुआ कहाँ था, तो राजस्थान में हुआ था। देखिए राजस्थान में ज़्यादातर एक्सरसाइज इसलिए होता है कि राजस्थान मरुस्थली है, पूरा पूरा डेजर्ट है, तो यहाँ वैसा क्षति नहीं पहुँचेगा, इसलिए इधर ज़्यादा होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये ध्यान रखिएगा। MQ-9B स्काई गार्जर ये ड्रोन है, अब US से लिया गया है ड्रोन अभी हाल में ही। अब हम लोग देखते हैं इस टाइप का ड्रोन रहता है, एक प्लेन जैसा छोटा सा, जिसमें कि वो अटैक करने के लिए, लॉन्च करने के लिए लगा रहता है, उसमें ब्लेड रहता है, डायरेक्ट काटता है जा करके, इसलिए हाई लॉन्ग एटीट्यूड ये है। ये देखिए अब पूछेगा क्वेश्चन कहाँ से, तो ये लिया कहाँ गया है, तो USA से लिया गया। ऑप्शन में आपको फ्रांस दे देगा, रसिया दे देगा, लेकिन लिया कहाँ से गया, तो US से। MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यास, अब अभ्यास क्या है, तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये DRDO ने इसको कैरी आउट किया है। ये ऑटो पायलट, ये खुद से जा करके जो भी एरियल टारगेट है उसको हिट कर सकता है, मतलब टारगेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, खुद ऑटोनॉमस फ्लाई करता है ये, मतलब खुद, इसमें कोई पायलट नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक, ऑटो पायलट। वन लाइन हम लोग देख लेते हैं। INS संध्या पहला सर्वे वेसल है, शिप है, जो कि कमीशन हुआ है कहाँ, तो विशाखापट्टनम में, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए पैट्रियट मिसाइल अभी हाल फिलहाल ही USA ने यूक्रेन को सप्लाई किया है, पैट्रियट मिसाइल, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देगा क्वेश्चन, पैट्रियट मिसाइल ही पूछ देगा किससे रिलेटेड है, कहाँ का है, तो US का है, और ये सप्लाई किसे किया है, तो यूक्रेन में किया, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके लिए। सर्वत्र, ये भारत का जो मोबाइल ब्रिगेड है अभी सिस्टम है, वो जो कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंदर है, ये इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है सर्वत्र, जो जो उसका मोबाइल ब्रिगेड सिस्टम है उसके लिए। इंडिया ने भी अभी हाल फिलहाल में इंडियन नेवल सिविलियन डिक्लेयर किया 2024 को, ईयर को पूछ देगा किस ईयर को किया, 2024 को किया। अभी हाल फिलहाल में IIT मद्रास ने 155 mm स्मार्ट एमुनेशन इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 155 mm स्मार्ट एमुनेशन किसने डेवलप किया है, तो IIT मद्रास ने कोलैबोरेशन विथ म्यूटिनम्स इंडिया, इसके साथ क्या, देखिए इंपॉर्टेंट IIT मद्रास है, ये ध्यान रखिएगा। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL अभी हाल में ही सक्सेसफुली अन व्हीकल, मतलब एरियल व्हीकल को टेस्ट किया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 48वां राइजिंग डे परेड अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है, फरवरी में 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अवार्ड एंड पर्सनालिटी हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये बना था कब, तो 1961 में बना था, ठीक। अब इसको किन्हीं को मिला है, तो जो पोएट है गुलजार उनको मिला है, और एक जगत गुरु रंभाचार्य जी को मिला है, इन दोनों को मिला है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मिलता क्या है, तो कैश प्राइज मिलता है 11 लाख रुपए का, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड किनको किनको मिला है, तो जो गुलजार है उनको मिला है, और जगत गुरु रंभाचार्य हैं उनको मिला है, ठीक, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, मिला है। बाफ्टा फिल्म देख लेते हैं, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ है। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, लीडिंग एक्टर सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये देखिए ये कहानी क्या है ना, कि नॉर्वे में ना वहाँ का जो चाइल्ड लॉ है बहुत स्ट्रिंजेंट है, मतलब चाइल्ड लॉ स्ट्रिंजेंट मतलब कि अब जैसे इंडियन मदर वो अपने बच्चों को 1-2 थप्पड़ लगा देती है, डांट भी देती है, लेकिन अब नॉर्वे ये सब कंट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ इनका क्या करता है कि इनका बच्चा को स्टेट्स के स्टडी में ले लेता है नॉर्वे वाला, तो इसी के लिए एक केस लड़ती है, ठीक, तो यही कहानी, अच्छी मूवी देख सकते हैं आप लोग। बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वेंगा, लोग एनिमल मूवी सबको पता ही होगा, क्या ही डिस्कस करना। देखिए अब ये सब ना फैक्ट है, आपको मिल जाता है देखने के लिए क्वेश्चन कहीं कहीं, तो आप एक बार सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए, तो फ्लावर्स के लिए मिला है। जो
बेस्ट है। एल्बम किसके लिए मिला है? तो मिडनाइट एल्बम है टेलर स्विफ्ट का, उसके लिए मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए किसको मिला है? तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लगाइए इसको, क्योंकि ये देखिए ये इंडिया से था इसलिए मिला है। अब देखिए शकील एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है, ठीक। अब कुछ कुछ सिंगर हैं जिसमें शंकर महादेवन है, नाम हम लोग सब जानते हैं, गणेश गोपालन है, तबला वादक जो जाकिर हुसैन है, सब हम लोग जानते हैं इन लोगों को। इन लोग को मिला करके मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड द मोमेंट के लिए, इन लोगों को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड द मोमेंट के लिए इन लोगों को मिला है। अब देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो राकेश चौरसिया है, जो नेफ्यू हैं हरिशंकर प्रसाद चौरसिया, ये 2 ग्रैमी जीतने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं, मतलब भारतीय हैं, इनको 2 ग्रैमी मिला है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पहले नहीं, भारतीय हैं, एज वी द स्पीक के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हाल फिलहाल में 32वां व्यास अवार्ड दिया गया था पागल खाना के लिए। अब देखिए व्यास अवार्ड देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन, ये ध्यान रखिएगा। वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। अभी आदिति गोपीचंद हाल फिलहाल में ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड इनको मिला है वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में भारत जो है वो 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड फॉर इट्स लीडरशिप इंटेलिजेंस पावर्ड बाई गवर्नमेंट। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था, हम लोगों ने ऊपर अभी देखा। तो उसमें भारत को गवर्नमेंट टेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे के लिए भारत को अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है फ्रांस का, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डेज देख लेते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखा था रामसर साइट वाले में, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर इनका थीम था। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, क्लोज द गैप। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है, थीम्स बिल्डिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंस था। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी 26 फरवरी से 1 मार्च मनाया गया था, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। देखिए फाइनेंशियली आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी भी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मिसलिनियस देख लेते हैं, ये आखिरी है, तो मिसलिनियस हम लोग देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हाल में आदि महोत्सव इनॉर्गेनाइज किए थे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में न्यू दिल्ली में, जो कि ट्राइबल जो भी हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जो ये आदि महोत्सव ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ट्राफेड, ध्यान रखिएगा। आदि महोत्सव ट्राइबल हेरिटेज को शोकेस करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, इसको नेशनल थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं। अभी कहाँ हुआ था? हाल फिलहाल मुंबई में हुआ था, 25वां, ध्यान रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल फिलहाल में उल्लास मेला कहाँ इनॉग्रेट किए हैं? तो न्यू दिल्ली में किए हैं। हाल फिलहाल ही जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो बच्चों को मतलब सप्ताह में 1 दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको बैग नहीं ले जाना होगा। बच्चों को जो स्ट्रेस है, हम लोग भी देखते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते होंगे तो कितना भारी भारी बस्ता हम लोग को ले जाना पड़ता था, ठीक। तो उसका स्ट्रेस को कम करने के लिए ये किया गया है। अभी हाल फिलहाल में जैसा को एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। जस्टिस रितु भादरी पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाईकोर्ट की, ये ध्यान रखिएगा। अहमद अवाद बिन मुबारक को प्रेसिडेंट ऑफ यमीन अभी नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्बो सुबिनातो अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया का न्यू प्रेसिडेंट घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेला सटरलैंड जो है ये फास्टेस्ट वुमेन डबल 100 टेस्ट में बनाई है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एनाबेला सटरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने फास्टेस्ट दोहरा शतक वुमेन टेस्ट में हिस्ट्री में इन्होंने लगाया है। इसके बाद देखते हैं नामीबिया की जो 22 साल के एक बैट्समैन है जैन निकोलो लॉफ्टियन इटोन, ये फास्टेस्ट T20 क्रिकेट में हिस्ट्री में सेंचुरी मारा है 33 बॉल में, ये ध्यान रखिए। T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी नामीबिया के 22 साल के प्लेयर हैं, उसने मारा जैन निकोलो लॉफ्टियन, ये ध्यान रखिएगा। गूगल हाल फिलहाल में गिमनी ऐप लॉन्च किया, जो AI वाला हम लोग चैट GPT टाइप से देखते हैं वैसे ही गूगल ने लॉन्च किया है। जैसे ओपन AI का चैट GPT है उसी तरीके से गूगल का गिमनी है। इंडिया का सेकेंड एनर्जी वीक अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, कहाँ? तो गोवा में किया था, ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश एक साथ सह वुमेन अंडर-19 चैंपियनशिप एक साथ डिक्लेयर्ड एक साथ जॉइंट विनर डिक्लेयर कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। कंट्री का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल फैसिलिटी कहाँ किया गया है? तो कानपुर में किया गया। सुपर 30 के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, उनको गोल्डन वीज़ा दिया गया है यूनाइटेड UAE के।
नेक्स्ट देखते हैं चंपाई सोरेन अभी झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर बने थे जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईडी लोग सब गिरफ्तार करते हैं और करप्शन के चार्जेस लगता है। तो हाल फिलहाल में जो MEIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने होस्ट किया है पहला फ्यूचर स्किल समिट। कहाँ? तो गुवाहाटी में। ये ध्यान रखिएगा कहाँ किया है, तो गुवाहाटी में। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, वन लाइन इसमें देखिए हम लोग करंट अफेयर कंसाइज करके पूरा प्रिपेयर किए हैं, तो इसमें जितना है सारा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कंसाइज करके इसमें किया है। आपको मतलब समझिए कि इसमें से अगर करंट अफेयर्स का आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गारंटेड आपका 25 से 28 क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हुआ था? तो अभी कोलंबो श्रीलंका में 1 मार्च को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चपचार फूड फेस्टिवल मिजोरम में, तवाई महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी 2023 में हाल में गुवाहाटी में कंक्लूड हुआ था। अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया जो कि 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन फरवरी 2024 तक अचीव कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का 2 स्वीट्स को, लौंग लत्ता को और लाल पेड़ा को GI टैग मिला है। वैसे लौंग लत्ता तो हम लोग बिहार का ही फेमस है, लेकिन लाल पेड़ा तो जैसे हमारे तरफ नवादा का ही बहुत फेमस है, नवादा का पेड़ा, अच्छा देवघर का भी पेड़ा बहुत फेमस है, लेकिन लौंग लत्ता पेड़ा को ये उत्तर प्रदेश का मिला है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि लौंग लत्ता और लाल पेड़ा को GI टैग मिला किस स्टेट के लिए? अब ऑप्शन में बिहार है तो आप लोग बिहार ही मार सकते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंट्री का हाईएस्ट स्काई डेक कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। लेंथ कितना है? तो 2.32 किलोमीटर लेंथ है इसका। ये ब्रिज ओखा मेनलैंड तो बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में लगता पूछा था अभी हाल में। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी अभी हाल फिलहाल वर्चुअली मोदी जी ने किया है। ये कहाँ किया है? तो केरला में किया है, ग्रीन फेरी इसमें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अजय मानिक राव, उनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया लोकपाल का। ठीक, अब लोकपाल का चेयरमैन अपॉइंट कौन करते हैं? तो द्रौपदी मुर्मू करती है। लोकपाल को हम लोगों ने डिटेल में कवर प्रीवियस लेक्चर में किया है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। देखिए लेक्चर अब हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक, मैप वाला थोड़ा मैं बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने बांदीपुर देख ही लिया है, खासरगोड़ा केरला ऊपर हम लोगों ने देखा ही था। मैप वाला देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए ये इसमें जितना हम लोगों ने कवर कर चुका है, काजीरंगा आसाम हम लोगों ने कवर किया, ऊपर घड़ियाल जो 5 साल के बाद दिखा है। अब हम लोग देखिए हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा मैप में, कि एक बार आप देख लीजिए। तो करंट अफेयर्स का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। लेक्चर बहुत डिटेल में आप देखिए, आपका इसमें से MSP जितना स्टैटिक है, जो कि अनकन्वेंशनल स्टैटिक है, सब आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से MSP हम लोगों ने कवर किया डिटेल में, इलेक्टोरल बॉन्ड कवर किया, तो हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये आपने वीडियो देखा होगा, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर न्यू पैटर्न पे है। तो चलिए आपको इसका PDF कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, पिन कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे क्यूज चल रहा है डेली PYQ का, आप उसे ज्वाइन कीजिए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो जरा शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक वाइक कीजिए जरा। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 सेकंड में आपका और लूँगा, अब इतना देर वीडियो में रुके हैं, 10 सेकंड मुझे और दीजिए। आप जो भी आपको फीडबैक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स, क्योंकि फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ आप इसका फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो इसी वीक इसी सप्ताह मार्च का अपलोड हो जाएगा, फरवरी मार्च इस सप्ताह अपलोड हो जाएगा, बिहार का भी मार्च तक इस सप्ताह अपलोड हो जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस का जो बिहार स्पेशल का चल रहा है वो भी इस सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच।